हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज अविनाश मोरे, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, और मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? फॉर टीचिंग यू फिजिक्स फॉर JEE नीट एंड क्लास 11th, बराबर। एंड दिस इज योर टेलीग्राम चैनल क्लास 11 माइंड्स ऑनलाइन। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको इस लेक्चर रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बराबर। थोड़ा सा कष्ट करना है यार अगर नोट्स चाहिए तो, बराबर। कुछ दिनों में आई विल गिव यू द ब्रीफ डिटेलिंग ऑफ वेबसाइट ऑल्सो। उस वेबसाइट पे कंप्लीटली फ्री है फॉर क्लास 11th एंड 12th। टेंशन लेना नहीं है, बिंदास जाके पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, वीडियोस प्लस नोट्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो टुडे वी विल बी डूइंग द लेक्चर नंबर 3 और द पार्ट नंबर, सॉरी लेक्चर नंबर 5 नॉट 3। ठीक है, सो आज हम लोग कौन सा पार्ट लेके आए? पार्ट नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5। तो क्या होगा इस लेक्चर में, देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें, आसान चीज़ें, आज बहुत आसान लेक्चर होगा। ठीक है। सो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ की हम लोग बात करेंगे। किसकी? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ कैसे मेजर किया जाता है ये सब देखें। कितना आसान है सर, स्केल ले लो ना, है ना, स्केल ले लो और मेजर कर लो, हो गया, लेंथ मेजर हो गया। ठीक है बेटा, चल रास्ता मेजर कर, पूरा रोड रोड मेजर कर, पूरा लंबा वाला। अब कितनी बार स्केल रखोगे? तो सर क्या हुआ, बड़ी वाली मीटर स्केल ले लेंगे अपन, है ना, किलोमीटर स्केल ले लेंगे, मेजर कर लेंगे सर। उतनी लंबी स्केल तैयार कर लेंगे रास्ते के लिए, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो बहुत है हमारे पास, बराबर। तो चलो देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है ना। चैलेंज आएगा थोड़ी देर में तुम्हारे सामने, देखते हैं क्या चैलेंज आएगा। ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो हमें कुछ डायरेक्ट मेथड्स पता है ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल, अ मीटर स्केल इज यूज फॉर लेंथ। ठीक है, फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। फिर स्क्रू गेज तुमने कभी सुना होगा, पता नहीं तुम्हारे स्कूल वाले या प्रैक्टिकल वाले या कॉलेज वाले, बराबर। तुम्हारा प्रैक्टिकल करवाते हैं नहीं करवाते पता नहीं, है ना। किसी किसी कॉलेज में बोला जाता है बेटा तुम्हारा कॉलेज में ना सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। वो देखो वहां दिख रही है फिजिक्स लैब। नहीं सर, अरे वो देखो। हाँ 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 सर, देखिए। हाँ, तो वहाँ तुम्हें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं उतना दूर क्यों जाना है, मैं यही पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये सीन चलता है। ठीक है। सो स्क्रू गेज एंड स्पेरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ। ठीक है, और ये कैसी लेंथ होती है? बहुत छोटी लेंथ के लिए। अब यही तो पढ़ना है, आगे तो जानेंगे धीरे धीरे, अभी क्यों टेंशन लेना। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है तुम्हारा स्क्रू गेज का डायग्राम। इसको डिटेल में पढ़ना है अपने को, टेंशन लेना नहीं है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल बिल्कुल टेंशन नहीं लेते अपन। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्पेरोमीटर था, नहीं तो फिर बोलोगे सर वो क्या था। फिर वर्नियर कैलिपर भी यूज होता है। वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। इसका भी डायग्राम एक बार देख ही लो। ठीक है, तो वर्नियर स्केल कुछ इस तरीके से दिखती है। मज़ा है ना, एकदम बढ़िया, एकदम बराबर, है ना। अब बोलो, अब जो बोल रहा था ना सर, स्केल से अपन रास्ता गिनते हैं, दो, इसका जवाब दो आप। बट आई वॉन्ट टू मेजर लेंथ ऑफ माई फ्लाइट, आई कैन फ्लाई फ्रॉम अर्थ टू मून। अब ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? दिस इज नॉट डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड लगा ही नहीं सकते। वी कैन नॉट अप्लाई, ले बेटा स्केल और मेजर करते बैठ मून से अर्थ तक का डिस्टेंस, नॉट पॉसिबल। देन हाउ टू मेजर दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस? इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो वही चीजें अभी अपन लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बेटा पैरालेक्स के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक एनिमेटेड वीडियो चल रहा है, उसको चलते रहने दो। तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करो, एक पेन पकड़ो। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने पेन पकड़ा। ठीक है, एक आंख बंद करो, है ना, पेन को देखो। फिर बाद में दूसरी आंख ओपन करो, देखो पेन की पोजीशन शिफ्ट हो गई। एक आंख दूसरी आंख, एक आंख दूसरी आंख, एक आंख दूसरी आंख, एक आंख दूसरी आंख, एक आंख फिर दूसरी आंख। देखो पेन की पोजीशन कंटिन्यूअसली ऐसे 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 शिफ्ट हो रही है। इसी को बोला जाता है पैरालेक्स। क्या बोला जाता है सर? इसी को पैरालेक्स बोला जाता है। एंड वी विल बी यूजिंग दिस मेथड। क्या? एक आंख दूसरी आंख, एक आंख दूसरी आंख, हम लोग इसका यूज करेंगे सर। हाँ बेटा, इसी का यूज करेंगे, इसी टाइप का मेथड हम लोग यूज करेंगे फॉर इनडायरेक्ट कैलकुलेशन और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, सो पैरालेक्स मेथड का यूज होता है फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस कैसे किया जाए? सो लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग अ मीटर स्केल। नहीं पॉसिबल है ना भाई, बराबर। सो एन इंपॉर्टेंट मेथड इन सच केसेस इज द, कौन सा मेथड है सर? इट इज पैरालेक्स मेथड। कौन सा मेथड? पैरालेक्स मेथड। सो अब देखो, पैरालेक्स का मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड अगेंस्ट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ वॉल, दीवार के ऊपर भी ले सकते हो, ऐसे पेन भी पकड़ सकते हो, इज व्यूड विद ओनली वन आई, say first with left eye and the next with the right eye, then the position of the object seems to change
with respect to the point on the wall, with respect to the point on the wall। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया ये वही चीज बताइए, एंड दिस इज द पैरालेक्स मेथड, बराबर। तो चलो, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब देखो ये पेन यहाँ पे है, बराबर, और ये आग बंद एक एक करके बंद कर रहा हूँ। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, एक बार मुझे पेन इधर दिख रहा है, एक बार इधर दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हम बेस बोलेंगे, व्हाट वी कॉल बेस या फिर बेसिस। इज दिस क्लियर? सो द डिस्टेंस d of far away planet P is measured by observing it from two different places on the earth। अब देखो जो पेन ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये दो प्लेसेस में मुझे दिख रहा है, तो ये एक प्लेस, ये दूसरी प्लेस, इन दोनों प्लेस को उठा के हम अर्थ पे रख देंगे। ठीक है, तो अर्थ पे हम ऐसी दो प्लेस बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये कोई बंदा है, ठीक है, इसको एक बार पेन इधर नजर आ रहा है, एक बार इधर नजर आ रहा है, मतलब ये दो प्लेस हो गए, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बेस, और ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस d। तो मान लो ये वो प्लैनेट है, ये वो स्टार है, दिस इज द स्टार और दिस इज द प्लैनेट, और ये है अर्थ, ये है हमारी अर्थ। तो हमने देखा यहां से इसको, पर अब हमें उल्टा करना है अप्रोच, हमें देखना यहां से इसको है। ठीक है, फॉर मेजरमेंट या फिर फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ हम लोग इसको अर्थ कंसीडर करते हैं, तो हम देख यहां से रहे यहाँ पे, बराबर। तो मैं यहां से देखूंगा ऐसा दिखेगा, यहां से देखूंगा तो ऐसा दिखना चाहिए ना, बराबर, समझे? तो ये अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो ये देख लो डायग्राम। सो ये ए बी, ये दो अर्थ पे पॉइंट है, एक्सट्रीम एंड्स पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, वहां से हम लोग उस प्लेनेट को देख रहे हैं, उस स्टार को देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो स्टार यहाँ पे रखा हुआ है डी, है ना, डी डिस्टेंस दूर पे, देखो यहाँ से भी डी, यहाँ से भी डी डिस्टेंस दूर, एंड दिस इज द बेस। अब कितना ईजी हो गया सर, एंड मान लो यार ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज थीटा, है ना। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? अब देखो अर्थ ऑलरेडी बहुत बड़ी, प्लैनेट बहुत बड़ा, मतलब रेडियस बहुत बड़ा, रेडियस बहुत बड़ा, तो ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको थोड़ा सर्कल की तरह भी ले लूँ तो ये आर्क बनेगा, और ध्यान से देखो ये आर्क और ये ब्लू लाइन लगभग एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि सर रेडियस तो बहुत बड़ा है, डिस्टेंस बहुत दूर है, प्लैनेट ऐसा नहीं नजदीक रखा, बहुत दूर रखा है, तो ये दोनों लाइंस लगभग कोइंसिडेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग सर लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं? शायद लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड दिस एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, सो द एंगल थीटा बिटवीन द टू डायरेक्शन उसे क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज पैरालेक्स एंगल। एंगल थीटा इज नोन एज पैरालेक्स एंगल और पैरालैटिक एंगल। इज दिस क्लियर? नाउ हाउ टू फाइंड दैट एंगल या फिर डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? सो बाय लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला, बाय लेंथ ऑफ द आर्क वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। बट यहाँ पे एल कितना है सर? एल मतलब ही बी है सर हमारा बेसिस, आर मतलब हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट डी, एंड थीटा, सो बी इज इक्वल टू डी थीटा। देन हाउ विल यू फाइंड डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा, वेयर थीटा हैज टू बी इन रेडियन। ये किस में होना चाहिए सर? ये रेडियंस में होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ अल्फा हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं अगर हम अल्फा लेते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस हमने क्या किया, टर्मिनोलॉजी चेंज किया, बाकी कंसेप्ट सेम है। ठीक है, सर्कल के हिसाब से हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब हमने वेरी लार्ज डिस्टेंस तो देख लिया, अब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटा, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्केल लेके जाओगे क्या वहाँ? सेंटीमीटर स्केल नहीं हो पाएगा वहाँ, सेंटीमीटर स्केल से पॉसिबल नहीं है। देन हाउ विल यू मेजर? अब मॉलिक्यूलर लेवल पे, बहुत छोटे से लेवल पे नहीं पॉसिबल है ये, तो वहाँ कैसे करोगे? सर बहुत ईजी है, इसके लिए वी विल यूज अ माइक्रोस्कोप, जिसे बोला जाता है टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है विच इज यूज, दैट इज नोन एज टनलिंग माइक्रोस्कोप। और एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है यार इसके लिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है लिटरली। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस डी इज इक्वल टू कैपिटल डी वाला फॉर्मूला याद रखना है, बी बाई थीटा, बराबर। उसके बाद टनलिंग माइक्रोस्कोप के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला फिर आएगा, वो तुम्हें याद रखना है। तो कैसे आएगा, क्या रहेगा, उसका बेसिक समझते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? इसको ज़्यादा है ना, कॉम्प्लिकेट मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत आसान है, कीप इट ईजी ओनली, डोंट कॉम्प्लिकेट दिस टॉपिक। ठीक है, सो द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है,
सी द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय सिंपल मेथड एक्सप्लेन्ड एज बिलो। कैसे करें सर, मॉलिक्यूल्स की साइज कैसे मेजर करेंगे, देखते हैं। ठीक है, सो टू डिटरमाइन मॉलिक्यूल साइज ऑफ ओलिक एसिड, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग। टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल ऑफ कंसंट्रेशन C इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमें क्या करना था, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड पता करनी थी। अब ओलिक एसिड के लिए मैंने क्या किया, एक डाइल्यूट सोल्यूशन उसका प्रिपेयर किया। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब यू हैव टू ऐड वाटर टू इट, बराबर। वाटर ऐड कर दिया मतलब हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। सो डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, अल्कोहल लिया उसमें ऐड कर दिया, बराबर। जिसका कंसंट्रेशन C होगा वो हमने बना लिया। वो कंसंट्रेशन कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ इट इज C, जो हमने बना लिया, बराबर। Then lycopodium powder is spread on the surface of the water taken in trough। अब हमने क्या कर दिया, लाइकोपोडियम पाउडर जो है वो स्प्रेड कर दिया, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, बराबर। नेक्स्ट, n ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ईच ऑफ वॉल्यूम V आर पुट इनटू द वाटर। ठीक है, मान लेते हैं जो भी हम लोगों ने सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, ठीक है, उसका वॉल्यूम V है, और उस वॉल्यूम में कितने ड्रॉप्स है सर, हो सकता है उस वॉल्यूम में n ड्रॉप्स हो, बहुत सारे ड्रॉप्स। तो सिंपल वे में मैंने क्या बोल दिया, n ड्रॉप्स है सर उस सोल्यूशन में। मान लो उस सोल्यूशन में n ड्रॉप्स है। नाउ द ड्रॉप्स स्प्रेड इनटू अ थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन द वाटर सरफेस। इसको क्या कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म इज मेजर्ड। अब देखो, एक फिल्म ले ली मैंने, ठीक है, एक फिल्म, बराबर, इसके ऊपर सारे मॉलिक्यूल स्प्रेड हो गए। अब बेटा लगभग इस फिल्म की जितनी थिकनेस होगी उतनी तो इन मॉलिक्यूल्स की भी होनी चाहिए। तो देखते हैं। सो डायमीटर ऑफ थिन फिल्म इज मेजर्ड टू गेट इट्स एरिया ए। ठीक है, द थिकनेस टी ऑफ द फिल्म इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर साइज। वही तो बोला, ये किससे बनी है, मॉलिक्यूल से तो फिल्म बनी है। सो द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर साइज, बराबर। सो स्ट्रेट अवे वी कैन से साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नथिंग बट सर थिकनेस ऑफ द फिल्म। सो थिकनेस ऑफ द फिल्म कैसे निकाला जाए, थिकनेस ऑफ द फिल्म कैसे निकाला जाए, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास एरिया है। वी नो द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है, बराबर। वी नो द एरिया ऑफ द फिल्म, उस फिल्म ने कितना एरिया बनाया। सो थिकनेस कैसे निकाला जाएगा, वी नो थिकनेस विल बी गिवन बाय वॉल्यूम अपॉन एरिया, क्योंकि एरिया इंटू थिकनेस ही तो वॉल्यूम हो जाएगा, बराबर। सो दैट इज थिकनेस इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम किससे बना है, एन नंबर ऑफ ड्रॉप से। सो एन बी बाई ए, एंड सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला। क्या ये मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, इतना बच्चों वाला फॉर्मूला याद रखना है यार, तुम्हें एग्जाम में दिया होगा सब कुछ। वॉल्यूम इतना है, एरिया इतना है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, या तो थिकनेस निकालो, वगैरह वगैरह वगैरह, बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, आगे, कम ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ डायग्राम है, ओ ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है। टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स बोला है, मतलब लेट्स सपोज दिस इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, बराबर। और यहाँ से हमने देखा है चंदा मामा को, चंदा मामा फिलहाल मैं ब्लू में बना रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट, ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज माई एंगल थीटा। The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is, theta is given to you, theta is 1 degree 54 minutes, theta is 1 degree 54 minutes. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 to the power 7 meter, this is 10 to the power 7. So diameter of the earth is given to you 1.276 into 10 to the power 7 meters. Compute the distance of the moon from the earth. You have to find the distance of the moon from the earth. मतलब तुम्हें ये, ठीक है, इसको अपन एज पर गिवन डेटा या डेरिवेशन के हिसाब से लिखते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ b, ठीक है, इसको लिख देता हूँ b। तो ये हो जाएगा सर मेरा b बेसिस, दिस विल बी माई डिस्टेंस d। आई नीड टू फाइंड दिस d। सो हमें फॉर्मूला पता है सर, d इज इक्वल्स टू b बाई थीटा। पर ये थीटा कैसे होना चाहिए, ये रेडियन में होना जरूरी है। तो 1 डिग्री 54 मिनट्स है, तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये चैलेंज है तुम लोगों के लिए। करो,
यही तो चैलेंज है, ठीक है, इसका कन्वर्जन आना ज़रूरी है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद पहला दूसरा ही क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू, मैंने ये बता दिया है, थीटा हैज़ टू बी इन रेडियन। नाउ दिस इज योर हेडेक, ये कन्वर्जन कैसे करना, ठीक है। याद रखो ये बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्लास में, ठीक है, सिर्फ इसके पीछे का कंसेप्ट बता दूंगा, रेस्ट कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स। यहाँ से लगा दो, बी इज गिवन टू यू, थीटा कन्वर्ट दिस इज इन रेडियंस। अब जिसको ये नहीं आता यार, क्लास 8, 9, 10 वापस से रिपीट कर लो, ठीक है। और अगर सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन भी मेरे पास है, ठीक है। कैलकुलेशन गंदी है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तुम्हें पता है, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट किया पहले सेकंड्स में, फिर सेकंड्स को कन्वर्ट किया रेडियन में, ये तुम्हारा कन्वर्जिंग फैक्टर है, ठीक है। 1 सेकेंड इज 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये निकालने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम डायरेक्ट डिग्री मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिक फंडा, ये क्यों रटते बैठना है यार, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, कितनी वैल्यूज रटते बैठोगे, ठीक है। ये दिया है, अप्लाई द फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर, और वो डिस्टेंस जो आ रहा है वो मैं आंसर लिख देता हूँ 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया था शायद, सो कैपिटल डी 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर एवरीवन। चलो एमसीक्यूज, लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, कैसे मेजर किया जा सकता है लार्ज डिस्टेंस, कैसे मेजर करोगे, वी विल बी यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, अभी देखे ना। उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी मेजर्ड बाय, कौन सा माइक्रोस्कोप था, टनलिंग माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेंज ऑफ लेंस, सो लेंथ की कुछ रेंज होती है, आसान आसान चीजें यार देख लो, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। सो लेंथ की कुछ रेंज होती है, वो सारी चीजें एकदम बेसिक कंसेप्ट है यार। सो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर वेरी वाइड रेंज, तो यूजुअली तुम इस रेंज में तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। उसमें से भी मैंने तुम्हें बोला था यार 10⁻⁻15 से 10⁻15 तक ही याद रखो, तुम्हें मैक्सिमम यही ओके है, इससे आगे बहुत रेयरली जाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक भी याद रख लिया चलेगा, और 10⁻26 तक तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। सो दिस इज द रेंज दैट वी यूजुअली कम अक्रॉस, ठीक है। वी ऑल्सो यूज सर्टन स्पेशल लेंथ और यूनिट फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ, ठीक है। तो कुछ स्पेशल यूनिट्स भी होती है लेंथ की, या फिर कुछ स्पेशल टर्म्स भी होते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। सो दिस आर, सबसे पहले 1 फर्मी, 1 फर्मी का मतलब डिनोटेड बाय 1f इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये लिखते चलो। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 एमस्ट्रॉन्ग से रिप्रेजेंट, एमस्ट्रॉन्ग इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 10⁻10 मीटर। उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 AU, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। अब देखो, मान लो बेटा ये तुम्हारा सन है, इसके लॉन्ग अर्थ तुम्हारी इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, तो कभी डिस्टेंस ज़्यादा है, कभी डिस्टेंस कम है, कभी डिस्टेंस ज़्यादा, कभी डिस्टेंस कम, इसलिए हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। सो एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, 1.496, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। फिर 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर मतलब क्या, एकदम हल्का जाने वाला ईयर सर, एकदम चिल टेंशन फ्री, जैसे कोविड के टाइम पे क्या, वो थोड़ी होता है पगले। लाइट ईयर का मतलब क्या होगा, लाइट ईयर का मतलब होगा एक साल में, 1 लाइट ईयर बोला, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सबको स्पीड ऑफ लाइट तो पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बराबर। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है सर 3 लाख किलोमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। एक साल में कितने दिन होते हैं 365, एक दिन में कितने घंटे 24, एक घंटे में कितने मिनट 60, अरे बाप रे 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द लाइट ईयर ठीक है। सो 1 लाइट ईयर, इसकी वैल्यू आती है 9.46 इंटू 10⁻15। इज दिस क्लियर एवरीवन। फिर 1 पार्सेक, 1 पार्सेक इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पार्सेक क्या होता है अब सर, पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स, एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन इक्वल एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। क्या है सर डिटेल, फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे आएंगे तब समझाएंगे विथ डायग्राम, ठीक है। फिलहाल के लिए वैल्यू याद रख लो, 1 पार्सेक आएगा मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट इज रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंस, तो
तो ये वही सारी चीज़ है, देखो। ठीक है, फिर छोटी वालों के लिए हम लोग कुछ ऐसे लेते हैं यार, ये याद रख लो अब। ठीक है, साइज ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस, सब याद रखना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार। टिपिकल वायरस क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होती है, यार इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो मैं सिर्फ ये 2 पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम में आएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद रखो। बाकी जो इससे पहले वाली स्लाइड में बताइए वो थोड़ा याद रख लो, थोड़ा 2-4 बार पढ़ लो। ठीक है, यूजुअली गिवन डेटा में होता है, वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। कोई ज़रूरत नहीं है, रेडियस ऑफ द अर्थ का एक याद रख लो। ठीक है, ये 2 एक टाइप से थोड़ा याद रखो, एक अप्रोक्सीमेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ गैलेक्सी कितना है, ठीक है, ये सब तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है मैंने, एक अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दी इनकी, बट एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। अरे यार ये नहीं, जितना बोला है उतना। ठीक है, मैंने बोला क्या सबका पूरा का पूरा याद करो, बिल्कुल नहीं, बराबर। सो पूरा नहीं याद करना, जितना बोला है सिर्फ उतना करो। ठीक है, सब कुछ अगर यही डालते रहोगे, सब कुछ याद करते रहोगे, तो कितना संभालोगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो जो काम की चीज़ है सिर्फ वही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम बोला है, माइक्रो सेकेंड, लाइट ईयर, लीप ईयर, लूनार मंथ। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं सुना हमने, माइक्रो सेकेंड तो थोड़ा लग रहा है, लाइट ईयर अभी बड़ा डिस्टेंस है, लीप ईयर क्या होता है, लूनार मंथ क्या होता है, ये सब क्या होता है सर, क्यों ऐसा यार। नॉट बोला है तुम्हें, ये तो पता ही नहीं डिस्टेंस है, बाकी का पता हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है यार, जितना पता है फिलहाल, जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे भी तो ये सॉल्व होता है। लाइट ईयर बड़ा ना डिस्टेंस है, तो टाइम थोड़ी है, बराबर। लगा दे भाई, ऑप्शन टिक कर दे, आगे बढ़ ले। यूनिट इज मीटर, बराबर। नेक्स्ट, 1 फर्मी इज इक्वल टू, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 है क्या यहाँ पे, नहीं है। ओ अच्छा, हाँ एमस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, अच्छे से देखो। 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर। सो इन दोनों में रिलेशन कितना होगा, सिर्फ -5 का फर्क है। सो दिस आंसर इज करेक्ट, बराबर। देखो जल्दबाजी मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास। लेंथ तो देख लिया हमने, अब मास मेजर करना है। मास सबको पता है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। क्यों मैंने फंडामेंटल बोल दिया सर, फंडामेंटल बोल दिया मतलब डिपेंड नहीं करता, क्या ये क्लियर। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होगा सर, इट विल बी किलोग्राम। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होगा बेटा, किलोग्राम होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद द प्रोटोटाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स वगैरह वगैरह आर अवेलेबल इन मैनी लेवल कंट्री। ठीक है, इंडिया में कहाँ अवेलेबल है ये बताया हुआ है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, ठीक है, हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, वी यूज मीटर, सबको सॉरी वी यूज केजी, सबको पता है ना। ये सब कोई ज़रूरत नहीं है यार ये सब जानने की। ठीक है, हम लोग कंसेप्ट एकदम सिंपल रखेंगे। रेंज एंड ऑर्डर ऑफ द मास देख लो बस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, यूरेनियम का, रेड ब्लड सेल का। ठीक है, इसमें से हमें क्या याद रखना है सर, ये 3 याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट, मॉस्किटो का कितना होगा, ह्यूमन बींग का कितना होगा, ऑटोमोबाइल का कितना होगा, उठा के देख लो यार सब, है ना, उठाओ। एयरक्राफ्ट उठा, बोइंग 747 उठा, 10⁸ का है। हमसे ऑटोमोबाइल नहीं उठती, बोइंग 747 कौन उठाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है तुम्हें समझाने के लिए बेटा। ठीक है, सन का कितना है, मिल्की वे गैलेक्सी का कितना है, देख लेना यार सब, पढ़ लेना, तुम्हारे बस इंटरेस्ट के लिए है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मास, इसमें से कौन सा यूनिट ऑफ मास है। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, किलोग्राम, ग्राम, ऑल ऑफ दी अबव, यार सभी तो हैं। ठीक है, ये हम लोग केमिस्ट्री में यूज नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, किससे मास ऑफ द सब्सटेंस मेजर किया जा सकता है, स्पेरोमीटर से। नहीं सर, ये तो हमने थोड़ी देर पहले लेंथ में देखा, ये भी लेंथ में देखा, ये भी लेंथ में देखा, तो बच्चा यही ना, कॉमन बैलेंस, बराबर। आगे चलो, नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जाए।
ठीक है। टू मेजर टाइम इंटरवल हमें क्या चाहिए बेटा, घड़ी चाहिए, घड़ी, वी नीड अ वॉच, बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें घड़ी चाहिए, घड़ी, टू मेजर टाइम, बराबर। या टाइम देखने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ वॉच नाउ, ठीक है। अब देखो इसकी भी ज़्यादा हिस्ट्री, कौन सी क्लॉक वगैरह क्या ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रख लो हम लोग सिर्फ एक एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, विच बेसिकली डिपेंड्स ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय, एक सीजियम क्लॉक होती है उसके कारण, ठीक है, प्रोड्यूस बाय सीजियम क्लॉक। सर ये रटना है, याद रखना है, बिल्कुल नहीं यार बेटा, तो भूल जाए, कल ही भूल जा तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। बात क्लियर है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा बोर्ड्स का सवाल ना हो बेटा बता मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे, तो पढ़ते बैठो यार फालतू के क्वेश्चन से, बराबर। वहाँ भी कोई नहीं पूछेगा, कोई स्कूल लेवल एग्जाम में पूछ लिया तो अलग बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीजियम क्लॉक को ही एटॉमिक क्लॉक बोला जाता है और उसे नेशनल स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। अब ये सब क्या है, टाइम नीडेड वगैरह, कितनी वाइब्रेशंस वगैरह, कोई झंझट की काम नहीं, फिर भी जिसको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है उसके लिए मैंने ये सारा डेटा डाला हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो भी जेई डबल ई नीट लिया उसके दिमाग में मैं ये डालते चलो, उनको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ बेटा, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। बस जो बच्चा चाहता है कि हाँ सर मुझे थोड़ा जनरल नॉलेज मेरा इंप्रूव हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, इससे रिलेटेड बातें पता चले, उसके लिए आई हैव एडेड दिस डेटा, ठीक है। द सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट वगैरह वगैरह, नहीं करना सर हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। रेंज एंड ऑर्डर, रेंज एंड ऑर्डर देख लो, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है, ये पढ़ लेना अगेन, दिस इज फॉर यू पीपल ओनली, ठीक है, जिसको ज़्यादा जनरल नॉलेज वगैरह चाहिए, बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर जे डबल ई नीट, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जिसको नॉलेज चाहिए जनरल नॉलेज उसके लिए ये डेटा है, ठीक है। एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इसमें से कौन सा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, पारसे की नहीं है ना सर, ये तो डिस्टेंस बताता है, इसका मतलब ये सारे के सारे यार यूनिट ऑफ टाइम, क्या ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक, सबसे एक्यूरेट क्लॉक, सर जो हमारे दीवार पे लगी रहती है, बराबर, वो हमारी, नहीं बेटा अभी तो पढ़ा ना हमने, सीजियम एटॉमिक क्लॉक, बराबर। अब सर ये तो क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, अरे टाइम पास में पूछा है यार, ठीक है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, बच्चों वाला टॉपिक था, आसान टॉपिक था, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्किप भी नहीं कर सकते थे, बराबर, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, कुछ कुछ चीज़ें मतलब बहुत कम चीज़ें इसमें आज इंपॉर्टेंट थी, मैक्सिमम चीज़ें जनरल नॉलेज, या फिर जो जेई नीट के बाबू सुना है सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने वो नहीं पढ़ाया, वहाँ तो वो पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सीजियम क्लॉक भी बताया, वहाँ पे पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या बताया, ये सब बोलते हैं, बराबर। तो सिर्फ उनके लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, ये पढ़ना है पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, जीके इम्प्रूव होगा तुम्हारा नो डाउट, बट फॉर जे डबल ई एंड नीट तुम जितना इस दिमाग में इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर तुम्हारा एम क्या है वो देखो, ठीक है। अगर जेई नीट में जाना है तो सिर्फ जेई नीट रिलेटेड डेटा रखो 2 साल के लिए, ये बहुत बल्कि डेटा होता है और मुश्किल होता है ये, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है ना बेटा कि आज हम लोग उठे क्लास की एग्ज़ाम में गए और टॉप कर लिया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 2-2 साल 3-3 साल, कोई कोई बच्चे 4-4 साल लगाते हैं फॉर दिस एग्ज़ाम, दिस इज़ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ रखो जिसकी सही में ज़रूरत है, ठीक है, एंड कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दोज थिंग्स, तब जाके ये जो है ना यादाश्त तुम्हारी गजनी वाली नहीं रहेगी, फिर मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम के दिन फ़ायदा ज़रूर दिखेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को, और ठीक है, रास्ते से भटकना नहीं है, ये जो राह तुम लोगों ने चुनी है ना, ठीक है, इंडिया की मान के चलो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में आती है, तो ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, ठीक है। एंड वी आर योर गुरुस, राइट, हम लोगों का काम है तुम लोगों को सही डायरेक्शन देना, सो जो डायरेक्शन तुम लोगों को दी जा रही है जस्ट कीप फॉलोइंग दैट डायरेक्शन। मैं चाहता हूँ मेरा हर एक बच्चा जो भी मुझसे पढ़ रहा है, एवरी किड, किसी अच्छे आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, या किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो, एम्स में हो, बराबर, दिस इज़ व्हाट आई थिंक यू शुड बिकम। अगर तुम्हारा टारगेट जे डबल ई है, तुम्हारा टारगेट नीट है, उसके आगे फ्यूचर या करियर ऑप्शन, तो यू हैव 4 to 5 years टू डिसाइड कि सर मुझे लास्ट अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में ज्वाइन करना है,
या फिर किसी टेक्निकल कंपनी कोर कंपनी में ज्वाइन करना, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट बाद में जो 4-5 साल में है। लेकिन पहले वहाँ घुसना इंपॉर्टेंट है, उस कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।